नॉलेज सेंटर फॉर यू में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और सिंधु सभ्यता के बारे में आज हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, सिंधु सभ्यता के विशेष नगर और सिंधु सभ्यता के नाम डिस्कस करेंगे और सिंधु सभ्यता का विस्तार और सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन पॉइंट्स के ज़रिए हम लोग आज सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। तो ओवरऑल आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में और अगले वीडियो में मैं आपके लिए सिंधु सभ्यता से जुड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। तो इन दो वीडियो में आपको सिंधु सभ्यता से जुड़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और पहले देखते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। अभी सिंधु सभ्यता पढ़ने से पहले हम लोग इसके नामों के बारे में जानते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या कांस्य सभ्यता। तो ये तीनों नामों के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। जैसे कि इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, सबसे पहले वही देखते हैं। तो देखिए, सिंधु सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रारंभ में खुदाई के दौरान जो भी नए स्थल खोजे जा रहे थे वो सब सिंधु नदी के किनारे या उसके आजू बाजू के एरिया में खोजे जा रहे थे। तो इसी वजह से सिंधु नदी के नाम से इस सभ्यता को जाना जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स, इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि खुदाई के दौरान जो भी नए स्थल खोजे जा रहे थे वो सब सिंधु नदी के आसपास के इलाके में खोजे जा रहे थे। तो उस नदी के नाम के ऊपर से इस सभ्यता को नाम गिरा है सिंधु सभ्यता। तो अभी सिंधु सभ्यता तो हो गया, तो इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो वो भी क्वेश्चन है। तो हड़प्पा इसको क्यों कहते हैं, सिंधु सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था तो उस स्थल का नाम था हड़प्पा और ये हड़प्पा खोजा गया था सन 1921 में। इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये हड़प्पा है तो ये रावी नदी के तट पर है। हमने अभी स्टार्टिंग में देखा कि सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि शुरुआत के सभी स्थल ये सिंधु नदी के तट के आसपास के इलाके में मिले, पर जो पहला स्थल था तो वो मिला था रावी नदी के तट पर। तो ये डिफरेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते कि हड़प्पा ये कौन से नदी के तट पर बसा हुआ है, तो हड़प्पा ये नगर रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो पहला नगर ये हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अभी आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं और इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो दोनों अभी क्लियर हो गया। अभी तीसरा देखते हैं, इसको कांस्य युग क्यों कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कि पहले के जो अश्मयुगीन मानव थे तो उन लोग पत्थर का इस्तेमाल ज़्यादा किया करते थे। तो जिस धातु का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे उस धातु के ऊपर से उस युग का नाम रख दिया जाता था। जैसे कि अश्मयुगीन मानव ये पत्थर से बने हथियारों का ज़्यादा इस्तेमाल करते, तो उस काल को पाषाण युग कहा जाता है। फिर उसके बाद के काल को लोह युग कहा जाता है, फिर ताम्रपाषाण। तो इस प्रकार जिस धातु का इस्तेमाल सर्वाधिक होता था तो उस धातु के इस्तेमाल के ऊपर से उस युग को नाम दिया जाता था। तो इस युग में सिंधु सभ्यता में कांस्य धातु का सर्वाधिक उपयोग हुआ करता था। तो इस वजह से इससे कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको कांस्य युग क्यों कहते हैं। अभी हमने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युग के बारे में पढ़ लिया, तो इनको अलग अलग नामों से क्यों पुकारा जाता है। अभी हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता की तिथि क्या थी, एग्जैक्ट इसकी डेट क्या थी। तो एग्जैक्ट डेट तो कोई भी नहीं बता पाएगा फ्रेंड्स इसकी, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी सभ्यता है। तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने इसकी तिथि के बारे में अलग अलग डेट बताई है। जैसे कि कोई बोलता है 2300 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच की है सिंधु सभ्यता, तो कोई कहता है कि 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच की है, कोई बोलता है 2500 से 1700 ईसा पूर्व के बीच की है ये सिंधु सभ्यता। तो एग्जैक्ट एक तिथि हमको नहीं पता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन 14 जैसी जो नवीन विश्लेषक पद्धति है तो उससे सिंधु सभ्यता की अगर डेट की बात करें तो सिंधु सभ्यता की सर्वसामान्य तिथि ये 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो सिंधु सभ्यता की तिथि हम लोग 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मान के चलते हैं। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि इसकी तिथि क्या थी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता की, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये सिंधु सभ्यता है कहाँ पर, इसका विस्तार कहाँ है। सिंधु सभ्यता के अवशेष मुख्य 3 देशों में मिले हैं। कौन से 3 देश, देखिए भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और इन देशों में भी सबसे ज़्यादा स्थल ये भारत में खोजे गए। जैसे कि अभी तक सिंधु सभ्यता के 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। तो उन 1500 में से 700 से 800 स्थल तो ये हमारे भारत में खोजे गए, करीब 500 से 600 स्थल ये पाकिस्तान में खोजे गए
तो अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल खोजे गए हैं, ठीक है। और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप एक नॉलेज के लिए इतना याद रखिए कि जो 1500 स्थल खोजे गए हैं अभी तक, तो उनमें से सबसे ज़्यादा स्थल भारत में खोजे गए, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल खोजे गए हैं, ठीक है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में। तो ये सिंधु सभ्यता ये काफ़ी विस्तृत सभ्यता थी और ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी विस्तृत सभ्यता थी। तो अभी तक हमने सिंधु सभ्यता के नामों के बारे में डिस्कस कर लिया, इसके 3 नामों के बारे में देखा, फिर सिंधु सभ्यता की हमने तिथि देख ली, सिंधु सभ्यता विस्तार के बारे में देखा, और अभी हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी थी। तो सिंधु सभ्यता में खोज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने करी थी, और दूसरा पूछ लेते हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी। तो ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, हड़प्पा की खोज के बारे में अगर क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा की खोज किसने करी थी, तो नाम याद रखिए, हड़प्पा की खोज करी गई थी दयाराम साहनी द्वारा, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल था जो खोजा गया था। तो ये कब खोजा गया था, तो ये खोजा गया था सन 1921 में। और दूसरा जो स्थल है इंपॉर्टेंट, वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन बनता है, तो मोहनजोदड़ो ये क्या है, तो मोहनजोदड़ो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। और अभी देखते हैं मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी। तो नाम याद रखिए, मोहनजोदड़ो की खोज का श्रेय जाता है राखलदास बैनर्जी को। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों भी स्थल अभी पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, तो मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तो अभी आपको समझा होगा हड़प्पा की खोज किसने करी थी और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि सिंधु सभ्यता की खोज किस विदेशी नागरिक के नेतृत्व में हुई, तो आपको याद रखना है इनका नाम है सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सन 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। तो अगर स्पेसिफिक ऐसे पूछे हड़प्पा की खोज किसने करी थी, तो आपको बताना है कि दयाराम साहनी ने। अगर स्पेसिफिक ऐसे मोहनजोदड़ो के बारे में पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी थी, तो आपको याद रखना है राखलदास बैनर्जी का नाम। पर अगर ऐसे पूछ ले सिंधु सभ्यता की खोज किस विदेशी नागरिक के नेतृत्व में हुई थी, तो आपको नाम याद रखना है सर जॉन मार्शल का। सर जॉन मार्शल कौन थे फ्रेंड्स? 1921 में ये भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। तो इनके अंडर में सिंधु सभ्यता की खुदाई का काम शुरू हुआ था। तो मुख्य नाम इनका भी है। तो ये आपको 3 नाम याद रखने हैं खोज से रिलेटेड, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या है। सिंधु सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। तो भारत की पहली नगरीय सभ्यता ये सिंधु सभ्यता ही थी। अभी नगरीय सभ्यता थी तो इसमें घर पक्के थे, घरों के आंगन में कुओं की व्यवस्था थी, जल के निकासी के लिए छोटे छोटे नालियों की व्यवस्था थी, और नालियों की व्यवस्था है, छोटी छोटी नालियों की तो घरों से व्यवस्था थी। फिर ये छोटी छोटी नालियाँ ये शहर में जाके मुख्य नालियों से मिलती थी, और मुख्य नालियों से मिलकर ये सारी गंदगी ये मुख्य नाली द्वारा शहर के बाहर छोड़ने की व्यवस्था थी। तो इस प्रकार उस समय में भी ये जल के निकासी के लिए इतनी अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई थी, यानी कि ड्रेनिंग सिस्टम कितनी अच्छी तरीके से थी सिंधु सभ्यता में, यहाँ से हमको पता चलता है। और सिंधु सभ्यता की अगर सड़कों की बात करें तो सिंधु सभ्यता की सड़कें एकदम चौड़ी हुआ करती थी। ये लगभग 13 फीट से 33 फीट चौड़ी हुआ करती थी और एकदम सीधी हुआ करती थी, और ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। और इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है फ्रेंड्स कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। अब ये ग्रिड पद्धति क्या है, तो देखिए यहाँ पर सड़कों के बिल्कुल किनारों पर ये घर स्थित है। तो घरों की अरेंजमेंट एकदम सिस्टमैटिक सड़कों के किनारों पर थी, और सड़कों के दोनों किनारों पर निश्चित अंतर पर घर हुआ करते थे। तो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से सड़कों के किनारों पर घरों की व्यवस्था की गई थी। तो इस तरीके की नगर नियोजन की पद्धत को ग्रिड पद्धत कहते। तो सिंधु सभ्यता में नगरों के नियोजन के लिए ये ग्रिड पद्धत अपनाई गई थी। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सिंधु सभ्यता में घर तो सड़कों के किनारे थे, पर इसके दरवाजे और खिड़की ये मुख्य सड़क की ओर न खुलकर ये पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल एक मात्र लोथल ऐसा शहर था कि जिसके दरवाजे और खिड़कियां ये मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है लोथल। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि सिंधु सभ्यता में एकमात्र नगर कौन सा था जहाँ पर दरवाजे और खिड़कियां ये मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो लोथल एकमात्र ऐसा नगर था जहाँ के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। और सिंधु सभ्यता में बाकी के सारे नगरों में
ये खिड़की और दरवाजे ये मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुला करते थे। और ये तो हो गया फ्रेंड्स, हमने अभी सिंधु सभ्यता के नगरों के बारे में पढ़ लिया। अभी हम लोग बात करते हैं सिंधु सभ्यता से जो अभी खुदाई के दौरान कुछ अवशेष मिले, जैसे कि सिंधु सभ्यता में हमको सबसे बड़ा स्नानागार मिला है और अन्न भंडार मिले, तो उसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार ये संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार ये सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। और ये कितनी बड़ी है, तो देखिए यहाँ पर ये जो स्नानागार मिला मोहनजोदड़ो से, ये करीब 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। और इसमें विशेषताएं क्या थी स्नानागार में, तो देखिए स्नानागार में जाने के लिए ना सीढ़ियों की व्यवस्था की गई थी और नहाने के बाद कपड़े बदलने के लिए भी स्नानागार के बाहर छोटे छोटे रूमों की व्यवस्था की गई थी। और ये जो स्नानागार है ना फ्रेंड्स, तो ये सामूहिक स्नानागार थे और कुछ विशेष अवसरों पर ही यहाँ लोग आया करते होंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं सिंधु सभ्यता में अन्न के जो भंडार मिले, तो उसके बारे में देखते हैं। सिंधु सभ्यता में अन्न भंडारों की व्यवस्था की गई थी। अन्न भंडार यानी कि अनाज के गोदामों की व्यवस्था थी। तो मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा अनाज का गोदाम प्राप्त हुआ है। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ा अनाज का भंडार यानी कि सबसे बड़ा अनाज का गोदाम कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो इसीलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और जो मोहनजोदड़ो से ये अनाज का भंडार हमको खुदाई के दौरान मिला, तो कितना बड़ा है, तो देखिए ये गोदाम करीब 45 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा है। इस प्रकार सिंधु सभ्यता में अनाज सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था थी। और अभी हम लोग देखते हैं यहाँ के लोग यातायात के लिए क्या इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ के लोग यातायात के लिए ना 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग किया करते थे। तो अभी हम लोग ने फ्रेंड्स इसकी विशेषताएं देख ली। इतनी विशेषताएं काफ़ी है, आपके एग्जामों में यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे और इतना आप लोग याद रखिए। अभी हम लोग जाते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों के पास कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे। अभी तक हमने सिंधु सभ्यता के 2 नगर के बारे में तो देखा, जैसे कि एक हो गया हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा ये सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था जो खोजा गया था और ये हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और इसकी खोज करी गई थी दयाराम साहनी द्वारा और इसकी खोज हुई थी 1921 में। तो यहाँ से आप लोग ये याद रखिए। मोहनजोदड़ो के बारे में भी हमने पढ़ा है, जैसे कि मोहनजोदड़ो की खोज करी गई थी राखलदास बनर्जी द्वारा और इसकी खोज हुई थी सन 1922 में। और मोहनजोदड़ो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इन 2 नगरों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अभी तीसरा नगर भी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का, वो है सूतकांगेडोर। तो सूतकांगेडोर है ना, ये नगर बलूचिस्तान में आता है। ठीक है, और ये सूतकांगेडोर ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु माना जाता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है सूतकांगेडोर, नाम याद रखिए। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो वो है सूतकांगेडोर। तो अभी हमने पाकिस्तान में मिले सिंधु सभ्यता के प्रमुख 3 नगरों के बारे में पढ़ा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और सूतकांगेडोर। अभी हम लोग देखते हैं भारत में सिंधु सभ्यता कहाँ पर स्थित थी और भारत में सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से मिले हैं। तो देखिए, भारत में सिंधु सभ्यता के स्थल सबसे ज़्यादा ये उत्तर पश्चिम भारत में मिले हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत में कहाँ पर मिले, जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। भारत में इतने राज्यों में सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं, तो उनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर, तो अभी हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु ये जम्मू कश्मीर माना जाता है। तो सबसे उत्तरी पूरा स्थल ये हमको जम्मू कश्मीर से मिले। जम्मू कश्मीर ये कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में भी एग्जैक्ट कहाँ पे, तो चिनाब नदी के तट पर मांदा से हमको ये सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी पूरा स्थल मिले हैं। तो पश्चिमी बिंदु हमने देखा कि ये सूतकांगेडोर था। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी बिंदु ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है, अभी सेकंड देखिए हरियाणा। भारत के हरियाणा राज्य में सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर खोजे गए हैं, जैसे कि गढ़वारी वाला और राखीगढ़। अभी राजस्थान में पढ़ते हैं हम लोग, राजस्थान में कौन से प्रमुख स्थल खोजे गए। तो राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट स्थल खोजा गया था, उसका नाम है कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया और खुदाई के दौरान यहाँ काली चूड़िया पाई गई थी, इस वजह से इस जगह को कालीबंगन के नाम से भी जाना जाता है।
और कालीबंगन से ना हमको काली चूड़ियाँ तो मिली थी और साथ ही साथ अग्निकुंड मिले थे। अग्निकुंड मिले थे और जुते हुए खेतों के अवशेष हमको कालीबंगन से मिले थे। तो आपको 3 पॉइंट कालीबंगन से याद रखने, काली चूड़ियाँ, अग्निकुंड के अवशेष और जुते हुए खेतों के अवशेष हमको कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। अभी हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो कुछ स्थल मिले तो उसके बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमको आलमगीरपुर से ये आलमगीरपुर से अवशेष मिले सिंधु सभ्यता के। तो ये आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में आता है ये आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर की खोज की गई थी 1958 में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो सबसे पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? तो वो है आलमगीरपुर, जो कि आता है मेरठ में और ये हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। तो अभी तक हमने 3 बिंदु देख लिए। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु ये कहाँ पर है? तो यह है सूतकांगे डोर में। तो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु हमने देखा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर मांदा से मिला हुआ है। और सिंधु सभ्यता का अभी पूर्वी बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पूर्वी बिंदु ये हमको मिला है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये 3 बिंदु याद रखिए। अभी चौथे बिंदु के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखते हैं गुजरात राज्य में हमको कौन से प्रमुख स्थल मिले। गुजरात राज्य से हमको 2 प्रमुख स्थलों की जानकारी मिलती है। एक तो है लोथल और दूसरा है सूतकोतदा। और लोथल और सूतकोतदा ये दोनों भी सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। और अभी हम लोग लोथल के बारे में पढ़ते हैं। लोथल इंपॉर्टेंट क्यों है? लोथल से चावल के प्रमाण मिले तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर धान की खेती थी। और इम्पोर्टेंट ये है कि चावल का प्रथम साक्ष्य हमको लोथल से ही प्राप्त हुआ है। अन्य कहीं पे भी हमको चावल के साक्ष्य नहीं मिले थे। सबसे पहले चावल के साक्ष्य ये लोथल से मिले हैं। ठीक है, तो लोथल से हमको 2 चीजें मिली। सबसे पहले चावल के साक्ष्य ये लोथल से मिले हैं और दूसरा ये याद रखिए लोथल से हमको हाथी दांत के बने तराजू मिले। अभी सूतकोतदा के बारे में पढ़ते। सूतकोतदा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सूतकोतदा इंपॉर्टेंट इसलिए ये एकमात्र नगर ऐसा था कि जहां पर हमको घोड़ों की अस्थियां मिली है। और सिंधु सभ्यता में बाकी कहीं पर भी हमको घोड़े की अस्थियां नहीं मिली है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सूतकोतदा। अभी हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में कौन से स्थल मिले। महाराष्ट्र का दाइमाबाद इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु ये महाराष्ट्र के दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। तो ये दाइमाबाद ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में गोदावरी नदी के किनारे पर हमको मिला है। तो सिंधु सभ्यता से ना फ्रेंड्स 4 प्रमुख बिंदु याद रखिए। सबसे पश्चिमी बिंदु ये बलूचिस्तान के सूतकांगेडोर में हमको मिला। और सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर मिला है? तो सबसे पूर्वी बिंदु हमको उत्तर प्रदेश में मिला है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में। तो पूर्वी और पश्चिमी बिंदु हमको पता चल गया। और सबसे उत्तरी बिंदु है ना तो वो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में कहाँ? तो ये मांदा में मिला है और ये चिनाब नदी के तट पर है। और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो महाराष्ट्र के दाइमाबाद में मिला है सबसे दक्षिणी बिंदु सिंधु सभ्यता का। तो ये 4 बिंदु आप लोग याद रखिए। तो अभी हम लोग सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ के मूल निवासी कौन थे और यहाँ की लोगों की दिनचर्या क्या थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते। तो सिंधु सभ्यता के मूल निवासी कौन थे? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस बारे में ना अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत प्रदर्शित किए। तो सबसे ज़्यादा प्रचलित ये है कि सिंधु सभ्यता के मूल निवासी ये द्रविड़ थे। तो ये किसने जानकारी दी हमको? तो ये बताया गया है राखलदास बैनर्जी द्वारा। और राखलदास बैनर्जी ने जो संकल्पना रखी कि सिंधु सभ्यता के मूल निवासी ये द्रविड़ थे तो उसको ही सबसे ज़्यादा मान्यता मिली। तो वो हम लोग भी वही मानकर चलते हैं कि सिंधु सभ्यता के मूल निवासी ये द्रविड़ थे। और राखलदास बैनर्जी कौन है फ्रेंड्स? तो राखलदास बैनर्जी वही है कि जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। और इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज कब करी थी? तो वो करी थी 1922 में। अभी हमको पता चल गया कि सिंधु सभ्यता के मूल निवासी ये द्रविड़ थे। ठीक है, अभी इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता के जो मूल निवासी थे तो उनकी प्रमुख फसलें क्या थी? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का आहार क्या था? तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। लोथल से जो चावल के प्रमाण साक्ष्य मिले तो उससे हमको ये भी पता चलता है कि गेहूं और जौ के साथ यहाँ के लोग चावल भी खाया करते थे और मिठास के लिए यहाँ के लोग शहद का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, अभी हम लोग सिंधु सभ्यता के देवी देवताओं के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ के लोग कौन से देवी देवताओं को ज़्यादा मानते थे? सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। और सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष की पूजा किया करते थे, शिव की पूजा किया करते थे। मोहनजोदड़ो से हमको एक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो उसमें क्या है ना कि एक शील पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो सिंधु सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ भगवान को भी माना करते थे। पशुओं में सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड ये काफ़ी पूजनीय था।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधु सभ्यता में सबसे पूजनीय पशु कौन सा था, तो पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। और देखिए स्वस्तिक का जो चिन्ह है ना, तो स्वस्तिक का ये चिन्ह भी संभवतः सिंधु सभ्यता की ही देन है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ और वो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। जैसे कि कुबड़ वाला सांड ये पशुओं में सबसे प्रिय था, सबसे पूजनीय था। स्वस्तिक चिन्ह ये कहाँ से आया है, तो स्वस्तिक चिन्ह ये संभवतः सिंधु सभ्यता की ही देन है। और मनोरंजन के लिए अभी देखते हैं हम लोग कि सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन किस प्रकार किया करते थे। यहाँ के लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना, इन सब तरीके से यहाँ के लोग मनोरंजन किया करते थे। तो अभी हमने यहाँ के लोगों के बारे में भी देखा कि सिंधु सभ्यता के लोगों का आहार क्या था, सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन से थे, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार मनोरंजन किया करते थे। और सिंधु सभ्यता के ना एक पॉइंट आपको बताना रह गया कि यहाँ की लिपि कौन सी थी। तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। तो यहाँ से आप लोग इतना याद रखिए फ्रेंड्स। अभी तक हमने सिंधु सभ्यता के बारे में इतना पढ़ा, कहीं पर भी अस्त्र शस्त्र का उल्लेख नहीं है। तो इससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता ये काफ़ी शांतिप्रिय सभ्यता थी। खुदाई के दौरान हमको कहीं पर भी अस्त्र शस्त्र नहीं मिले, तो ये प्रमाण है सिंधु सभ्यता के लोग ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो इन सब बातों के वजह से सिंधु सभ्यता ये अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण सभ्यता बन जाती है, और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैंने आपको कम से कम समय में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ पॉइंट्स के थ्रू जानने की कोशिश करी सिंधु सभ्यता क्या थी। अगले वीडियो में मैं आपके लिए सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जो भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर आऊँगा। तो सिंधु सभ्यता से लेकर ऑब्जेक्टिव भी सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं उस वीडियो में।